तीन टाइप थे आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकेंड था आपका बोन इंजरी, थर्ड है आपका ज्वाइंट इंजरी। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू में मैंने बता ही दिया था आपको, जैसे आपका कंडीशन है, स्ट्रेन है, ब्रूसेस है, इस टाइप की जो आपकी इंजरी होती है वो आपकी आती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में। ठीक है, जिसमें टिश्यू डैमेज होते हैं, सीधी सी बात ये है। ठीक है, बोन इंजरी में आपकी जितने भी फ्रैक्चर आपकी बॉडी में होते हैं स्पोर्ट ड्यूरेशन में या फिर ट्रेनिंग पीरियड में, तो वो आपकी बोन इंजरी होती है। इसमें कई तरीके के फ्रैक्चर होते हैं, मैंने बताया था उस दिन, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, कम्यूटेड, ग्रीन स्टिक। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। और आज हम देखते हैं ज्वाइंट इंजरी। तो ज्वाइंट इंजरी में क्या होता है, ज्वाइंट इंजरी में क्या होता है, जो अपने ज्वाइंट्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं अपने जगह से। ठीक है, जैसे सबसे पहला होता है आपका डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। सबसे पहला होता है इसमें ज्वाइंट इंजरी में आपका डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। इसमें क्या होता है, जनरली इट अकर्स व्हेन द चिन स्ट्राइक एनी अदर ऑब्जेक्ट फोर्सफुली। इट मे आल्सो अकर इफ माउथ ओपन वाइड। देखो इसमें क्या होता है कि जो अपनी चिन होती है, लोअर जॉ ये होता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या हो जाता है कि यहाँ पे अगर कोई चोट लग जाती है क्या, तो ये डिसलोकेट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। मतलब ये अपने ज्वाइंट से थोड़ी सी हिल जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। सेकंड होता है आपका डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट में क्या होता है कि जो अपना शोल्डर होता है वो क्या हो जाता है, वो अपनी जगह से क्या हो जाता है, हिल जाता है या फिर डिसलोकेट हो जाता है। इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट में अकर ड्यू टू सडन जर्क और अ फॉल हार्ड सरफेस, द एंड ऑफ द ह्यूमरस कम्स आउट फ्रॉम द सॉकेट। जो अपनी ह्यूमरस होती है ये होती है ह्यूमरस अल्ना। ठीक है, ये आपके 11th क्लास में आपकी जो पूरी एनाटॉमी है उसमें ये बताया गया था। तो इसमें क्या होता है कि जो या तो जर्क लग जाता है अपने शोल्डर पे, या सडनली आप कोई वजनीली चीज उठा देते हैं, ठीक है, वेटेड चीज उठा देते हैं, उससे भी ये डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसलोकेशन ऑफ हिप ज्वाइंट। ये जो आपका हिप ज्वाइंट होता है ये डिसलोकेट हो जाता है पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ आप कोई चीज कर देते हो पूरी ताकत के साथ, तो ये उस कंडीशन में ये चीज हो जाती है। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, ये रिस्ट का जो ज्वाइंट होता है ये अपनी जगह से हिल जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और देखो प्रिवेंशन में अगर देखेंगे हम लोग, अगर ज्वाइंट में अगर प्रिवेंशन में देखेंगे तो प्रिवेंशन में होता है कि सबसे पहले तो आपको कोई भी स्पोर्ट्स करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पोर्ट्स इंजरी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर, क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने लिया था ये थोड़ा सा मैंने बीच में से ले लिया था, और अब चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या था, स्पोर्ट्स इंजरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका एक टॉपिक छूटा हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर चैप्टर क्या है। चैप्टर में सबसे पहले इसका टॉपिक था आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एंड इंजरी, इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक तो खत्म हो गया।
आपका इंजरी वाला, ठीक है। अब इसके बाद बचता है आपका फिजियोलॉजी। व्हाट इज द फिजियोलॉजी? तो फिजियोलॉजी क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी, ठीक है। तो वो देखो इसीलिए कहते हैं कि 11th क्या होता है, 11th होता है बेस, ठीक है। उसी को थोड़ा सा और आगे डिस्क्राइब करके हमें 12th, ठीक है। तो फिजियोलॉजी क्या होता है, देखो एनाटॉमी क्या होता था, द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, जो भी ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है, जो भी आपकी बोन्स होती हैं उनसे सारी रिलेटेड जो भी नॉलेज होती है वो मिलती है हमें, ये होती है आपकी एनाटॉमी। इसके बाद फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में काम करते हैं, जो भी जैसे आपका फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम होते हैं उनकी स्टडी करते हैं किसमें, फिजियोलॉजी, ठीक है। किन्सियोलॉजी क्या होती है, किन्सियोलॉजी जो भी मूवमेंट होते हैं हमारे, ठीक है, मूवमेंट की स्टडी करते हैं किन्सियोलॉजी में। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या था, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन, how the organ system, tissue, cell and molecules work together to maintain our internal environment, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिजियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, जैसे उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हमारे सिस्टम होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं मिलके, तो इसकी स्टडी करेंगे किसमें, हम फिजियोलॉजी में। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है, देखो एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, जो भी हमारे बॉडी के सिस्टम होते हैं वो प्रॉपर और एफिशिएंटली वर्क करते हैं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। तो वो ये चीज बता रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो क्या करता है, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव करता है हमारी फंक्शनिंग को, जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं उनको इंप्रूव करता है, ठीक है। इसके बाद इंजरी के बारे में बताया, इंजरी कैन बी अक्योर टू एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। इंजरी किसी को भी हो सकती है, मतलब कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। और इसका क्या प्रॉपर मेडिकल केयर इज इंपॉर्टेंट एट द टाइम। और उस समय क्या, जब आपको इंजरी हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि आपको प्रॉपर मेडिकल की जरूरत पड़ती है, वो आपकी केयर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विथ फर्स्ट एड, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्पोर्ट मेडिसिन क्या है, ये ब्रांच है जिसमें कि क्या है, सबसे पहले आपका फर्स्ट एड जो होता है वो दिया जाता है। जो फर्स्ट एड का मतलब होता है कि प्रथम जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रथम जो उपचार दिया जाता है वो उसे बोलते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, तो ये तो हो गई आपकी स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जेंडर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। क्या बताया इसमें, जेंडर डिफरेंस, gender differences between physical and physiological parameters। तो ये क्या पूछ रहा है कि जेंडर डिफरेंस फिजिकल और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला आपका होता है वेट, हाइट, ठीक है, ये जेंडर डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे बॉडी साइज, बॉडी साइज में क्या, देयर इज अ लॉट डिफरेंस बॉडी साइज मेल एंड फीमेल। द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द मेल इज लॉन्गर कंपेरिजन फीमेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल का साइज होता है वो थोड़ा सा, उनकी मसल्स क्या होती है, थोड़ी बिगर होती है, ठीक है। बॉडी शेप में क्या होता है, इन मेल वी शेप्ड बॉडी कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये कुछ आपके फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग
कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, देखिए जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या फिजिकल जो आपके और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंस होते हैं मेल एंड फीमेल में। तो सबसे पहले वेट का डिफरेंस रहता है, हाइट का डिफरेंस रहता है, बॉडी साइज का डिफरेंस रहता है, ठीक है, बॉडी शेप का डिफरेंस रहता है, वर्टिब्रल लेग्स एंड नी का डिफरेंस रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इनका डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेंडर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो है आपकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर determining components of physical fitness। फिजिकल फिटनेस, इसका क्या मतलब है, ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, मतलब निर्धारित करते हैं या रोकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। मतलब कौन से ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस को रोकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सबसे पहला क्या होता है स्ट्रेंथ। ये 11th में हम लोग पढ़ा था स्ट्रेंथ। ठीक है, सेकंड होता है आपका स्पीड, थर्ड होता है आपका एंड्योरेंस, उसके बाद आपका होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और फिफ्थ होता है आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ठीक है, तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो हमारी फिजिकल फिटनेस को रोकते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है आपका स्ट्रेंथ, सेकंड होता है स्पीड, थर्ड होता है एंड्योरेंस, और फोर्थ होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और फिफ्थ होता है आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब सबसे पहले हमको समझते हैं कि ये होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, जो भी हम मसल्स से किसी ऑब्जेक्ट पे जो हम फोर्स लगाते हैं, जो हम स्ट्रेंथ लगाते हैं, तो वो आपकी क्या होती है स्ट्रेंथ। स्पीड क्या होती है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करना उसे कैसे करना, फास्टर रेट से करना, स्पीड से करना, तो वो आपकी स्पीड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, डू डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, मतलब बिना थकावट के कोई काम करना। ठीक है, ये आपकी एबिलिटी होती है। जैसे एक एग्जांपल है आपका, जैसे फुटबॉल का गेम होता है, फुटबॉल के गेम में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि खिलाड़ी क्या करता है, कंटिन्यू दौड़ता रहता है ग्राउंड में। आपने कभी ऐसा नहीं देखा हो कोई खिलाड़ी खड़ा हो, तो क्या होता है कि लगभग 60 मिनट का गेम होता है, तो पूरे टाइम वो दौड़ते रहते हैं। तो क्या उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं, अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, तो वो उनका एंड्योरेंस पावर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, द रेंज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट्स, मतलब आपके ज्वाइंट्स की मूवमेंट करने की कैपेसिटी, आपके ज्वाइंट्स की मूवमेंट करने की क्षमता, वो आपकी होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, किसी भी काम को रिदम से करना, कोऑर्डिनेशन से करना, वो आपकी होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें बताया गया है अब सबसे पहले आपके स्ट्रेंथ के ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को रोकते हैं। तो वो होता है सबसे पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला होता है
मसल्स कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन के देयर आर 2 टाइप्स फाइबर मसल्स, फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फास्ट ट्विस्ट फाइबर जो होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और जो आपकी स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है वो क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज होती है। ठीक है, द मसल्स विच कंसिस्ट मोर परसेंटेज फास्ट ट्विस्ट एंड फाइबर विल प्रोड्यूस मोर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक तो आपका फैक्टर हो गया मसल्स कंपोजिशन। इसके बाद सेकंड है आपको साइज ऑफ द मसल्स। साइज ऑफ द मसल्स में क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन साइज ऑफ मसल्स। देखो, जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है वो किस पे निर्भर करती है, आपके मसल्स के साइज पे। अगर आपका मसल का साइज बिगर होगा, बड़ा होगा, तो आप ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सकते हो, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला काम कर सकते हो। तो ये as a larger and bigger muscles produce more force, and with the help difference method strength training the size of muscle can be increased। ठीक है, इसमें बताया गया है बिगर मसल होती है वो मोर फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। इसमें और बताया गया डिफरेंट मेथड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो आप मसल के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो, मतलब आप जिम करके या कोई एक्सरसाइज करके आप अपनी मसल्स को मजबूत और उन्हें बिगर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस में क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है एंड्योरेंस होता क्या है, मैंने बताया आपको एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, मतलब एक एबिलिटी जो क्या फटीग के विरुद्ध लड़ती है। ठीक है, मतलब शरीर को थकने नहीं देती है, अपने काम को कंटिन्यू करती है। इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एरोबिक कैपेसिटीज होती है इसमें। ठीक है, बाकी ये 3 चीजें तो बची हैं, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू क्लास।